मुख्य अतिथि श्रीमान अरुण जी तांबे, और डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के अध्यक्ष आदरणीय इंदुजा जी, धार कॉन्स्पिरेसी में भाग लेकर स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हुए महान विभूतियों के परिवार के जो सदस्य बंधु लोग इधर आए, उनको भी, जो इस कार्यक्रम में आए हुए बाकी सभी, इस ऐतिहासिक शहर के, इंदौर के सभी नागरिक बंधु भगिनी, सभी को मेरा विनम्र वंदन। कुछ दिन पहले भारत के कल्चरल एक्सचेंज का जो संस्था है ICCR, इंटरनेशनल लेवल पर सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए जो बनाया हुआ एक संस्था है, सभी को मालूम है, डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे उसके अध्यक्ष भी हैं। स्वराज 75 को केंद्र बिंदु बना के एक विशेष कार्यक्रम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। उस संस्था ने पूरे विश्व के युवा नेता, एक्टिविस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे लोगों को, कुछ चुने हुए कुछ युवाओं को बुलाया था। जमैका से, क्यूबा से, अलग अलग देशों से बुलाया था। 10-15 दिन भारत में अलग अलग जगह पर लेकर गया। भारत के बारे में बहुत सारा भाषण हुए, उसमें भाग लिया। पूरा होने के बाद दिल्ली में ये युवा लोग सब एकत्रित आए और उस समय कुछ इंटरेक्शंस था। इंटरेक्शन में स्वयं डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी भी थे। भारत के बारे में, ये स्वराज 75 आयोजन के बारे में आपको क्या लगता है, इसके बारे में बातचीत हुई। उस समय एक जमैकन गर्ल, यस, यंग वुमन, उन्होंने बताया अभी भारत क्या करना चाहिए, इस प्रकार का बातचीत था। She said, भारत must speak out and भारत must tell its stories to the whole world। जो इतना प्रवास करने के बाद उनको ऐसा मालूम हो गया, भारत में बहुत कुछ है छिपा कर रखा है। अपने माननीय अध्यक्ष जी ने जो बताया है ना, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी बताया है, तो कुछ चुने गिने, कुछ सेलेक्टेड कुछ लोग, वो भी सेलेक्टेड कितने लोग हैं, सामान्यतः एक परिवार नहीं तो 2 परिवार, ऐसे लोगों का, कुछ लोगों के परिवार के घर के रसोई घर का मामला है भारत के स्वतंत्रता संग्राम। इस प्रकार से हम पढ़ रहे, ये सब समझने के बाद होगा that intelligent girl has said that India must speak out, India must tell its stories to the whole world। सही में वो जमैकन गर्ल ऐसा बताया, इसलिए हमने ये आयोजन शुरू नहीं किया। संघ के नेतृत्व में, संघ के अन्य संस्थाओं के नेतृत्व में, खास तौर पर वैचारिक समूह के नेतृत्व में स्वराज 75 स्वाधीनता से स्वतंत्रता के ओर इस अभियान चलाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य भारत के कहानी, भारत के सही इतिहास, विशेष रूप में स्वतंत्रता संग्राम संबंधित जो सही इतिहास पूरे विश्व को बताने के लिए हम इस अभियान शुरू किए हैं। ये बताने की आवश्यकता क्यों, वो पहले ही बताया, मैं ज्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो ऑफिशियल हिस्ट्री, आप मानो ना मानो, इट इज ए डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री या डिस्टोरी है। क्या डिस्टोरी ऐसा एक अंग्रेजी शब्द प्रयोग है क्या, मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन अंग्रेजी के तज्ञ लोग यहाँ बैठे हैं तो ऐसा भी एक शब्द कोइन कर सकते हैं। As far as Bharat is concerned, it is not history, it is distortion. Our so-called mainstream historians are not historians, but they are distorians. कुछ 3-4 साल पहले नाइजीरिया के एक जाने माने नॉवेलिस्ट
बेन ऑकरी, लिटरेचर में रुचि रखने वाले लोग इसमें है तो जरूर उनके नाम सुने होंगे। बहुत सारे नॉवेल से उनके बुकर प्राइज भी मिले हैं। वो बेन ऑकरी को ब्लैक है और एक पिछले भी ऐसा कर सकते हैं एक बैकवर्ड डेवलपिंग नेशन का प्रतिनिधि है, बुकर प्राइज भी मिले हैं, लिटरेरी फिगर है, शायद वो भी हमारे विचारधारा के होंगे ऐसा सोचकर हमारे जयपुर लिटफेस्ट के ऑर्गेनाइजेशन बेन ऑकरी को उनके ये जयपुर लिटफेस्ट में बुलाया। जयपुर लिटफेस्ट का जो योजना करने वाले लोगों के विचारधारा क्या है आप सभी को मालूम होगा, कुछ लोगों को जरूर मालूम होगा, मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। उसमें ज्यादातर लोग भारत को कैसे फिर से मतलब भारत को किसी न किसी तरीके से अलग अलग भाग में बांटने के कैसा हो सकते इसके बारे में शोध करने वाला लोग है ने इन शॉर्ट बताए तो। सो दे इनवाइटेड दिस नाइजीरियन ब्लैक लिटरेरी फिगर बेन ऑकरी हुआ से बुकर प्राइज लोरेट, उनको बुलाया था। वहां बुलाने के बाद उन्होंने भाषण किया। उस समय इनको पता चला वो बुलाना नहीं चाहिए था, क्योंकि he started with the words that actually my inspiration for writing novel was your Mahabharata, your Ramayana, your Panchatantra. That's why I have started writing. मेरे प्रेरणा हुई ऐसा करके उन्होंने भाषण प्रारंभ किया। स्वाभाविक रूप में ये इलेक्शन के लिए बूढ़े लोगों को लेकर जाते हैं ना कुछ लोग, यानी वोट करवाने के लिए, वोट करने के बाद ये बूढ़े लोगों को वापस लाने के लिए घर पे पहुंचाने के लिए कोई नहीं होगा, बेचारे वहां ये पोलिंग बूथ के सामने सही बैठते हैं। सामान्यतः सभी इलेक्शन के समय तो इस प्रकार का फोटो मिलते हैं। उस प्रकार बेन ऑकरी को भी ये लोगों ने छोड़ दिया वहां, वो वापस लाने के लिए कोई नहीं था। वो बेन ऑकरी वाज नॉट दैट ओल्ड, सो ही हिमसेल्फ केम बैक टू दिल्ली एंड ही एड्रेस्ड ए press conference in which there was a question regarding Nigerian history, African history and भारत की हिस्ट्री के बारे में आपको क्या कहना चाहिए। उस समय उन्होंने कुछ बातें बताई। उसके बाद उनके एक लेख में भी ये बात आ गया। ये बात यानी जयपुर लिटरेचर में बुलाया ये बात नहीं है, ऐसा मत समझिए। उन्होंने एक हिस्ट्री संबंधित उनका जो एक ऑब्जर्वेशन, एक महत्वपूर्ण कोटेशन है, आई एम कोटिंग, कोट, टू पॉइजन ए नेशन पॉइजन इट्स स्टोरीज। अगर आपको एक राष्ट्र को विषैली बनाना चाहिए तो, विष देना है तो पहले किसको देना, इसके स्टोरीज को विषैली बनाना चाहिए। पॉइजन इट्स स्टोरीज। ए डिमोरलाइज्ड नेशन टेल्स डिमोरलाइज्ड स्टोरीज टू इटसेल्फ। सबसे खतरनाक एक सिचुएशन है, ये पॉइजन हो गया है तो नेशन इटसेल्फ डिमोरलाइज्ड हो जाएगा, अनैतिक बन जाएगा। ये अनैतिक राष्ट्र का स्वभाव क्या होगा, it will start telling demoralized stories to itself। ये सबसे एक सेल्फ हिप्नोटाइजेशन ऐसा कर सकते हैं, स्वयं में डिमोरलाइज्ड स्टोरीज बताना प्रारंभ करते हैं। आपको इसका लक्षण भारत के अंदर बहुत सारे बुद्धिजीवियों के भाषण सुना है तो आपको मालूम होगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। ये डिमोरलाइज्ड स्टोरी पढ़कर स्वयं डिमोरलाइज्ड होकर फिर स्वयं बताना प्रारंभ करते हैं। अभी आई विल कंटिन्यू माय कोटेशन इन बिटवीन, नहीं तो भूल जाएंगे। अभी भी एक जाने माने लिबरल सेकुलर लेफ्टिस्ट लेडी जर्नलिस्ट, इतना बताने से लगभग आपको मालूम होगा, अंग्रेजी है, इंग्लिश ठीक है। उन्होंने ट्वीट किया था कि लगभग 1 महीने पूर्व, वो ट्वीट ऐसा था ट्विटर पे, क्योंकि भारत के अंदर ये स्वराज 75 को लेकर बहुत सारे विषय चल रहा था उस समय, और परम पूजनीय मोहन जी भागवत ने एक भाषण में भारत बहुत पुराना है ऐसा बताया, बहुत गलती किया, भारत पुराना है ऐसा बताना गलती है। और इन्होंने इसको उत्तर देकर एक ट्वीट किया, ये इंडिया कहां से आए भैया, ब्रिटिश आने के बाद ही इंडिया बन गया। इंडिया ये कंसेप्ट भी ब्रिटेन आने के बाद ही हुआ था। ब्रिटेन आने वक्त तक, कॉलोनियल मास्टर्स आने वक्त तक, इट वाज ओनली अ लैंड मास इन बिटवीन बर्मा एंड अफगानिस्तान। It was only a land mass in between Burma and Afghanistan। बर्मा थे लेकिन इंडिया नहीं थे, ठीक है। अब मेरा एक दोस्त, खास दोस्त, अपने सोशल मीडिया के कार्यकर्ता भी है, उन्होंने इसका जबरदस्त उत्तर दिया। उन्होंने बताया इसलिए होगा मैडम, ब्रिटेन ने एक कंपनी शुरू किया, इसका नाम उन्होंने रखा ब्रिटिश ईस्ट लैंडमास इन बिटवीन बर्मा एंड अफगानिस्तान कंपनी। इंडिया नाम सही था ना, वो सही में
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने क्यों शुरू किया ये मालूम नहीं है, क्योंकि शी वॉज डिमोरलाइज्ड बिकॉज ऑफ दिस poisoned stories. So she herself has started telling demoralized stories to itself, a sort of एक self hypnotization करना प्रारंभ किया. I am continuing with my quotation. बेनौकरी बता रहे हैं, beware of the storytellers who are not fully conscious of the importance of their gifts and who are irresponsible in the application of their art. यानी ये लोगों के बारे में आप विवेक होना चाहिए, इस प्रकार के लोगों के बारे में, क्योंकि उनके कला के बारे में, उनके सिद्धि के बारे में कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। वो लोग जिम्मेदारी नहीं है समाज के प्रति, जनरेशंस के प्रति, पीढ़ी दर पीढ़ी के प्रति कुछ न कुछ जिम्मेदारी रखना चाहिए, वो जिम्मेदारी इनको नहीं है। इसलिए बिवेयर ऑफ सच कैरेक्टर्स, दे कुड अनविटिंगली हेल्प अलोंग द साइकिक डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर पीपल। अनकोट मतलब इसके सबसे खतरनाक सिचुएशन में देश को, समाज को ये लोग लेकर जाएंगे, वो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ द लैंड, दिस नेशन, दिस पीपल, दिस सोसाइटी, द कल्चर, द ट्रेडिशन, customary practices, everything will be devastated because of this stupid fellows. ये लोग है ना जो मैंने पहले बताया, ये डिस्टोरियंस, स्टोरी को पोइजन करने वाला डिस्टोरियंस है। वो लोगों की वजह से पूरे देश एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन, साइकिक डिस्ट्रक्शन के तरफ जाएगा। इसका थोड़ा थोड़ा लक्षण हमारे भारत के अंदर हमको दिख रहे हैं। मैंने जो अभी एक लिबरल सेक्युलर जर्नलिस्ट के बारे में बताया, उस प्रकार के बहुत उदाहरण बताने के लिए अभी समय उस प्रकार का नहीं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं जा रहा। आज हम अपने भारत के धीर योद्धा, धीर नेता, अपने सेना नायक सीडीएस मेजर जनरल बिपिन रावत जी और उनकी श्रीमती और अन्य 13 कुल मिलाकर 13 लोगों के मौत के, उनके मृत्यु के बारे में हमने विचार किया। इतना शोक हम सभी को लगा, लेकिन ये डिमोरलाइज्ड स्टोरी बताकर, स्वयं डिमोरलाइज्ड स्टोरी बताने वाले लोग है ना, भारत को बांटने के लिए विचार करने वाले लोग, ये बिपिन रावत जी शहीद सैनिकों के जो मृत्यु के बारे में भी उन्होंने कैसा सोचा, जरा देखिए आप। सोशल मीडिया में देखा है तो ये मृत्यु की वार्ता आए हुए यूट्यूब में, न्यूज पोर्टल के न्यूज के नीचे ये नीच लोग, ये क्रूर लोगों ने इमोजी डालते हैं स्माइलिंग का। और ये बताने के लिए मेरे को शर्म है, क्योंकि केरल का एक उदाहरण मैं बताने वाला हूं। सुबह भी मैंने बताया था, केरल के गवर्नमेंट का ऑफिशियल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक महिला है। सॉरी, महिलाओं के प्रति मैं ज्यादा आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन उस प्रकार के लोग मिलते हैं, इसलिए उन्होंने उनके फेसबुक में यह पोस्ट डाला। वो पोस्ट में उन्होंने लिखा, ये मृत्यु के बाद, बिपिन रावत जी का जो मृत्यु के बाद उन्होंने लिखा, दिस सीडीएस इटसेल्फ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये संविधान के खिलाफ है सीडीएस ऐसा एक पोस्ट रखना। तीनों सेना के एक कमांडर होना, that itself is unconstitutional. She is considered to be an advocate. She was saying, ये क्यों सीडीएस का घोषणा करना पड़ा? आप सभी को मालूम है, जब कारगिल ऑपरेशन हुआ था, सर तांबे साहब को अच्छी तरह मालूम होगा, उस हम जीता पक्का है, लेकिन उस बीच में कहां कहां हमको ड्रॉबैक्स हुए, इसके बारे में एनालिसिस हुआ था कारगिल के युद्ध के बारे में। कारगिल युद्ध वाज अ ट्रेमेंडस अमेजिंग विक्ट्री एज फार एज भारत इज कंसर्न। वो पूरे विश्व के किसी देश को कर नहीं सकते, किसी फौज को कर नहीं सकते। दैट वाज अ सिचुएशन व्हिच वी वर फेसिंग। पाकिस्तानी फौज वाज सिटिंग ऑन अ कंफर्टेबल पोजीशन, है ना जी, ऊपर अच्छे 90 डिग्री हमारे सेना को ऊपर जाना चाहिए। वो भी 16 किलो, 20 किलो, 25 किलो वेपन्स एंड लीस्ट नेसेसरी, सबसे ज्यादा आवश्यकता चीजों को लेकर, ऑक्सीजन भी नहीं थे, उस ऑक्सीजन जीववायु भी नहीं, प्राणवायु भी नहीं थे। वहां हमारे धीर योद्धाओं ने, विक्रम बात्रा जैसे लोगों ने दिल मांगे है मोर ऐसा करके ऊपर चला, पाकिस्तान के फौजियों को वहां से हटाया, ये पक्का है। लेकिन इस बीच में हमारे धीर योद्धा 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। एनालिसिस हुई, क्यों हुआ ऐसा? वो एनालिसिस में ऐसा एक विषय आ गया, वी नीड, आई एम नॉट सेइंग दैट सीडीएस नहीं थे इसलिए ये सब हुआ,
किसी फौज को कुछ, ऐसा नहीं। लेकिन आगे चलकर इस प्रकार का कुछ हुआ है तो एक सीडीएस की जरूरत है, कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स, ऐसा होने की जरूरत है, स्टाफ ये पोजीशन की जरूरत है। लेकिन हमको मालूम है कारगिल युद्ध के बाद विशेष प्रकार के एक पार्टी फिर से सत्ता में आ गया, इसके वजह से ये अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। 10 साल हमने बर्बाद कर दिया। बाद में मोदी साहब आने के बाद डिसीजन लिया, पहले वाला डिसीजन, वो तो किसी बीजेपी वालों ने लिया हुआ डिसीजन नहीं था, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लोगों ने बैठकर तय किया था सीडीएस इज नेसेसरी। 10-11 साल के बाद, 10-12 साल के बाद ये डिसीजन लिया। इट वाज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये देश का हक है, हमारे जो हक है वो करने का अधिकार हमको है, वो किया है। लेकिन एक वामपंथी विचारधारा के एक लेफ्टिस्ट एडवोकेट ने बताया सीडीएस इटसेल्फ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर उन्होंने उनके फेसबुक पोस्ट में लिखा, ए डेथ विल नॉट मेक एनी मैन सेंट, यानी एक मृत्यु, मतलब कितना एक खराब मनस्थिति का, किसके लिए, ये मौदूदियों के लिए, इस्लामिस्ट फोर्स के लिए वो लिख रहे हैं। सो दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द उदाहरण, मैंने जो बताया उदाहरण ही है। भारत के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम संबंधित जो हिस्ट्री बनाकर हमको दिया है, ये फॉल्स नैरेटिव है, फेक नैरेटिव से, बहुत सारे फेक नैरेटिव है। Our independence struggle was a landmark moment for now, कोई शक नहीं है उसे क्या है। पूरे विश्व के एंटी कॉलोनियल मूवमेंट सब आप एनालिसिस कर दीजिए, इतना लैंडमार्क मूवमेंट ऐसा कहने लायक, ऐतिहासिक ऐसा कहने लायक किसी और संघर्ष नहीं है, ऐसा हम बता सकते हैं। Why I am saying so? अनेक फीचर्स है हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम लैंडमार्क था, ऐतिहासिक था, ये कहने के लिए अनेक कारण हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन वाज इट वाज ए लॉन्ग वेरी लॉन्ग फाइट। अब पहले जो अभी पवन जी ने जो प्रस्तुति इसका जो इंट्रोडक्टरी स्पीच में बताया था, इट वाज ए लॉन्ग फाइट। अब ये भी शुरू हुआ है, फाइट नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं 1885 में शुरू हुआ भारत के स्वतंत्रता संग्राम। पूरे भारत को एक ऐसा मानने वाला एक पॉलिटिकल पार्टी बनकर आया 1885 में, तब से लेकर स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, ऐसा कहने वाले लोग भी है। कौन शुरू किया था वो पार्टी, वो भी आप सभी को मालूम है, लेकिन हमारे डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। वही शुरू किया, कौन क्यों शुरू किया, ये भी मजेदार बात है। That particular Englishman who founded that party said on the very night, wrote on the very night itself that today I have found out a safety valve. भारत के अंदर एक सेफ्टी वाल्व मैंने फाउंड किया। ऐसा कुछ भी हो, पार्टी बन गया। वो पार्टी बनने के बाद शुरू हो गया है क्या भारत के स्वतंत्रता संग्राम? ऐसा है तो कूका आंदोलन क्या था? कूका आंदोलन राम सिंह कूका के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन हुआ। पूरे पंजाब के विशेष एक एरिया के अंदर स्वदेशी भाव जगाने के लिए और भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध करने के लिए बहुत सारे लोगों को तैयार किया, बहुत सारा संघर्ष किया। वो क्रांति को आप क्या कहेंगे? और उसके पहले सन्यासी आंदोलन हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? 1857 में युद्ध हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? इंदौर के अंदर 1857 जुलाई 1 को यहाँ के इंग्लिश जो उनका जो छावनी के अंदर अपने यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम के लोगों ने तोहफा उनके तरफ रखकर ये पहला फायरिंग किया है स्वतंत्रता संग्राम। एक कौन से कॉलम में आप रखेंगे अगर 1885 में शुरू हुआ है तो? 1857 वाज द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर, ऐसा भी कुछ लोग सोच रहे, मैं कहूं वे भी नहीं है। 1857 के पहले भी बहुत सारे युद्ध हुआ था, बहुत सारे युद्ध भारत को स्वतंत्र यानी उस एरिया को स्वतंत्र करने के लिए। मेरे केरल के पड़ोसी राजा ने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध किया, वेलुतंबी दलवा ने युद्ध किया, तमिलनाडु के वीर पांड्य कट्टबोम्मन ने युद्ध किया, शिवगंगा के वेलु नाचियार महिला नेता नेत्री रानी उन्होंने युद्ध किया, उल्लाल के अब्बक्का रानी के नेतृत्व में युद्ध किया, कर्नाटक के कित्तूर रानी चन्नम्मा ने युद्ध किया,
मैं साउथ के 4-5 प्रांत के बात इसलिए कर रहे हैं, दूसरा एक नैरेटिव ही है इन लोगों का, भारत के स्वतंत्रता संग्राम एक प्रकार से उत्तर भारत का एक मामला था। आपके लिए अच्छा लगेगा लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं है वो बात। मैं साउथ से हूं। ये लोग बता रहे हैं ये तो विंध्या पर्वत के ऊपर हुआ, ये सब ऊपर मतलब उसके चोटी में नहीं है, नॉर्थ में, और ब्रह्मपुत्रा के ईस्ट वेस्ट में हुआ, मतलब साउथ भारत का हिस्सा नहीं था, नॉर्थ ईस्ट भी भारत का हिस्सा नहीं है। इस प्रकार का नैरेटिव भी आपको पढ़ने को मिलेगा। इट वाज प्रिडोमिनेंटली एक नॉर्थ इंडियन अफेयर, ऐसा कहते हैं लोग। वाज इट ट्रू? कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, कराची, रावलपिंडी, लाहौर से लेकर ढाका, सियालकोट तक, पूरे अखंड भारत एक साथ ये कॉलोनियल मास्टर्स के खिलाफ युद्ध किया था, रेस्पॉन्ड किया था, रिएक्ट किया था। ये हमारा इतिहास है। भारत के अंदर जब एक कॉलोनियल मास्टर्स आया तब से लेकर युद्ध प्रारंभ किया। कब हुआ? आप ऐसे हिस्ट्री पढ़े हुए लोगों को मालूम है, 1498 में 20 को वास्को ड गामा दाहिने पैर रखकर क्या या बाएं पैर रखकर प्रवेश किया है क्या, या खुद के प्रवेश किया है मेरे को पता नहीं, लेकिन वो प्रवेश किया। साथ में बहुत बड़ा फौज भी थे। किसका फौज? प्रीस्ट का, पुरोहित लोगों के। बड़ा बड़ा बंडल्स पूरा उनके विशेष मजहब के ग्रंथ था, पवित्र ग्रंथ भी था। हम लोग क्या कहते हैं, ये लोग आने का कारण ट्रेड है, निरुपद्रव, अनहार्मफुल ट्रेड, व्यापार करने के लिए आए। व्यापार करने के लिए पुरोहितों को लेकर जाते हैं क्या? हम में से कितने लोग मार्केट जाने के समय कौन सा चीज खरीदना है तय करने के लिए अपने मंदिर के पुजारी को लेकर जाते हैं क्या? फिर वास्को ड गामा क्यों उनके प्रीस्ट को लेकर आए हैं? इसका मतलब वो आने का उद्देश्य केवल ट्रेड नहीं था, ट्रेड भी थे उद्देश्य में, लेकिन केवल वही नहीं था, उसके साथ और भी कुछ उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था ये बताने में मेरे को कोई शक नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम को ठीक तरह से अगर आप एनालाइज करना है तो एक कॉलोनियल मास्टर्स, पुर्तगाल हो, फ्रेंच हो, डच हो, इंग्लैंड हो, क्यों आए इसके बारे में समझने की जरूरत है। 1494 में स्पेन के शहर है टॉर्डिसलस, एक छोटा सा शहर है। वो शहर के अंदर पोप, वाटिकन के पोप के नेतृत्व में, अध्यक्षता में, उस जमाने के सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन इंपीरियल किंगडम्स दो थे, स्पेन और पुर्तगाल। ये दोनों के राजाओं के एक संधि चर्चा हुई, ट्रीटी, समझौता के लिए एक चर्चा। समझौता यानी ये दोनों आपस में लड़ना प्रारंभ किया, और पोप ने बताया आप आपस में क्यों लड़ते हैं, आपको लड़ने के लिए पूरा पृथ्वी है ना। इसलिए स्पेन को पोप महाशय ने वेस्ट के तरफ भेजा और पुर्तगाल को कहा आप इधर से ईस्ट इसके तरफ जाओ। पोप को ऐसा लगा ये कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं, क्योंकि बाइबल के बिलीफ के आधार पर भूमि तो एक फ्लैट प्लेस है ना, एक गोल नहीं है ना। लेकिन क्या हुआ बेचारे, ये दोनों चलते चलते दोनों एक जगह पर फिर से एकत्रित आए, क्योंकि इसके तरफ गया है तो वेस्ट में आ जाएगा, वेस्ट के तरफ गया है तो गोल है हमारा। इसलिए स्पेन और पुर्तगाल के बीच में संघर्ष हुआ। बाद में वो संघर्ष में पुर्तगाल को सहायता करने के लिए इंग्लैंड को उन्होंने मांग लिया, और इंग्लैंड पुर्तगाल को सहायता की, और सहायता के लिए के बाद शादी हुई। सही में ये समझौता के इस दृष्टि पर कैथरीन और चार्ल्स के बीच में उस समय शादी हुई। डाउरी के रूप में पुर्तगाल ने कैथरीन, पुर्तगीज का जो प्रिंसेस थे, चार्ल्स वहां के इंग्लैंड के राजकुमार थे, डाउरी के रूप में मुंबई के आसपास के जगह पूरा पुर्तगाल ने मुंबई को इंग्लैंड को दिया। इंग्लैंड वहां से उनका जो कब्जा लेकर आक्रमण करना प्रारंभ किया। कहने का मतलब एक मजहबी उद्देश्य को सामने रखकर ही पोप के नेतृत्व में स्पेन और पुर्तगाल को पूरे विश्व को कब्जे में लेने के लिए भेज दिया। The main purpose behind their advent was no doubt it was मजहबी भी था। उनके मजहब को, रिलीजन को भारत में या अन्य देशों में लाने के लिए, प्रसारित करने के लिए उन्होंने यह प्रयास किया था। सो इसका रिस्पॉन्स कब हुआ?
ये रिस्पॉन्स, जब उनके आगमन का उद्देश्य भारत की एक प्रवृत्ति है, हमारे एक स्वभाव है, कोई भी आ गया है तो अतिथि देवो भव ऐसा करके हम स्वागत करते हैं। जब पुर्तगाल प्रवेश किया 1498 में 20 को कालीकट के, केरल के कालीकट के कापाड बीच में उन्होंने प्रवेश किया, उस समय समूरिन राजा, केरल के मलबार के समूरिन राजा, समूरिन मीन्स सामुद्री मलयालम भाषा में, संस्कृत में समुद्रगिरी मतलब समुद्र से लेकर गिरी तक जो देश है उसकी सत्ता कर राज करने वाला राजा, वो राजा अतिथि देवो भव करके पुर्तगाल को स्वागत किया। लेकिन कुछ दिन के बाद पुर्तगाल का क्लियर इंटेंशन क्या है वो समूरिन को मालूम हो गया। तब से लेकर संघर्ष प्रारंभ किया पुर्तगाल के खिलाफ। केवल वहां नहीं, मैंने जो पहले बताया उल्लाल के रानी अब्बक्का एक महिला रानी थी, महिला रानी, महिलाओं के फौज भी बनाया था। अब्बक्का रानी के पतिदेव सही में पुर्तगाल के साथ गया पैसा के लिए, यानी लालच में, लेकिन अब्बक्का रानी was such a ferocious lady, brave lady, and she was not ready to go with her पतिदेव, हस्बैंड के साथ नहीं गया। कुछ लोगों का लगेगा वो पत्नी धर्म नहीं है ऐसा, लेकिन पत्नी धर्म से बड़ा है देश धर्म, राष्ट्र धर्म, ऐसा कहकर उन्होंने राष्ट्र के लिए लड़ाई करने के लिए। ये लोग क्या कहते हैं, भारत के अंदर महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं था, महिलाओं को समान दर्जा नहीं दिया था, ये सब देने के लिए हम आना पड़ा। ब्रिटेन आने के बाद ही ये पूरा समान दर्जा वगैरह दिया, ऐसा कहते हैं। Was it correct? हम तो महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण क्या था, मैं फिलोसॉफिकल स्क्रिप्चर्स में क्या कहा है इसमें नहीं जा रहा हूं। हमारे यहां महिला और पुरुष कॉम्प्लीमेंट्री है। जो ये सेमेटिक रिलीजियंस के विश्वास में, सेमेटिक रिलीजियंस में, अब्राहमिक रिलीजन में ऐसा कहते हैं, महिला पुरुष के लिए पुरुष के बाद पुरुष से बनाया हुआ चीज है, चीज से, वो आत्मा भी नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ के लोग ऐसा फिल्म सॉन्ग भी लिखते हैं, यानी पुरुष से, पुरुष के लिए और पुरुष के बाद बनाया हुआ चीज एक सब्सटेंस है, इसका आत्मा भी है, आत्मा नहीं है, ऐसा कल्पना है अब्राहमिक रिलीजन्स में। लेकिन यहाँ क्या स्थिति है भारत के अंदर, ये समान रूपी स्त्री के बिना पुरुष शक्तिशाली नहीं है। पुरुष शिव बनना है तो इकार स्त्रीलिंग उनके साथ रहना चाहिए। शक्ति सहित में शिवम शिवम, शक्ति विहीनम शवम शवम, ये हमारी कल्पना है। इसलिए है अब्बक्का रानी जैसे लोगों ने महिलाओं के फौज बना के ये ब्रिटेन के पुरुष फोर्स के खिलाफ लड़ाई की। भारत के लिए, पुरुषों सहित समाज के लिए महिला लोगों ने युद्ध किया भारत के अंदर। दैट्स अ कंडीशन अगेंस्ट पुर्तगाल। बहुत सारे उदाहरण है ऐसा बताने के लिए, मैं उदाहरण में गया है तो विषय पूरा नहीं होगा, इसलिए उसमें नहीं जा रहा हूं। एक कंटिन्यूअसली आए हुए, पुर्तगाल के बाद डच आए, डच के बाद फ्रांस आए, फ्रांस के बाद इंग्लैंड आए, बीच में स्वीडन, हंगरी जैसे छोटे मोटे कॉलोनियल फोर्सेस भी आए भारत के अंदर। उनके खिलाफ भारत के लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम रिस्पॉन्स हुई। वो रिस्पॉन्स अभी एक युद्ध के बारे में बताना पड़ेगा। हम सभी को इस प्रकार के कहानियां मालूम होने की आवश्यकता है। 1741 में, सॉरी 1741 में, 18th सेंचुरी के उत्तरार्ध में डच फोर्सेस भारत के दक्षिण दिशा में ट्रावनकूर के ऊपर आक्रमण किया। ट्रावनकूर के ऊपर आक्रमण करके देवर, उनके मन में ऐसा विचार था उत्तरोत्तर प्रयाण करना है। डच उस समय पूरे विश्व के सबसे जबरदस्त स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स था। विश्व का जो इतिहास पढ़े हुए लोगों को मालूम है, नेवल फोर्सेस वर लीडिंग द होल वर्ल्ड ट्रूली। डच आक्रमण किया, लेकिन वो डच को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया ट्रावनकूर के राजा वीर मार्तांड वर्मा, हिंदू राजा। ये वीर मार्तांड वर्मा के नाम आप सभी को मालूम होगा शायद, क्योंकि उनके वजह से पूरे विश्व के सबसे श्रीमंत मंदिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर बना है। तबे सब वहां काम किया है, इसलिए अनेक बार दर्शन भी किए होंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर। वो पद्मनाभ स्वामी मंदिर में
लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति उन्होंने दिया है। वो पूरा समाज के लिए मंदिर के द्वारा दिया है। एक देंगे, इसलिए मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। आप उस प्रकार के एक हाल के बारे में सुना है क्या, जो शत्रु के सेना नायक को भारत के राजा ने उनके फौज के ट्रेनर बनाया, ट्रावनकोर आर्मी के ट्रेनर बनाया। आप में से कितने लोगों को मालूम है, ऐसा मुझे पता नहीं। हमारे सबसे अच्छा एक, सभी रेजिमेंट्स अच्छा है, लेकिन मद्रासी रेजिमेंट्स का पूर्व रूप ट्रावनकोर सैन्य है। उस मद्रासी रेजिमेंट का अभी भी ध्येय वाक्य स्वधर्मे निधनम श्रेया ये है। स्वधर्मे निधनम श्रेया, यानी फौज भी युद्ध करते हैं स्वधर्म के लिए, स्वधर्म पालन के लिए युद्ध करने के बीच में मृत्यु आ गया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कहने वाला फौज के पूर्ण रूप ये ट्रावनकोर सैन्य है। मैं ये कहानी इतना थोड़ा विस्तार से बताने का कारण यह है, इस 1741 के बाद 1757 में 16 इयर्स बाद 1757 सुनने से ही आप लोगों के मन में तुरंत, मुझे पूरा यकीन है, आप सभी के मन में पलाशी युद्ध आ जाएगा। 1757 यानी 1857 के ठीक 100 साल पहले कुछ लोगों ने ऐसा कहते हैं, दैट वाज द फर्स्ट वॉर। एक प्रकार से भारतीय लोग ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध किए एंड सिराजुद्दौला, ये मुस्लिम नेता, मुस्लिम नवाब, ही वाज द आइकन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, ऐसा कहने वाले लोग हैं। लेकिन इन लोगों को किसी को मालूम नहीं 1741 में डच को पूरी तरह, डच के नष्ट का शुरुआत, द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ डच एम्पायर केरल से है, ट्रावनकोर से, यानी भारत से। ये किसी को पता नहीं। लेकिन कुछ समय के लिए लड़ाई, 11 आवर्स के लिए, प्लासी युद्ध कितने समय के लिए लड़ा? 11 आवर्स। उसमें भी सिराजुद्दौला कितने समय के लिए लड़ा? मुश्किल से 1 घंटा। भाग गए एकाएक। उनको हम सेलिब्रेट करते हैं स्वतंत्रता संग्राम के नाते, ठीक है। बहुत सारे गलतियां ठीक करने लायक बहुत सारे बातें हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम संबंधित। एक बात तो मैंने बताया, पूरे भारत में लंबे कालावधि में और मल्टी डायमेंशनल ढंग से भारत के स्वतंत्रता संग्राम केवल हथियार लेकर युद्ध करना या सत्याग्रह करना यह केवल मात्र नहीं था। सभी क्षेत्र को स्व से प्रेरित करके, स्व से अनुप्राणित करने के लिए सभी क्षेत्र में, सभी क्षेत्र यानी क्या है? लिटरेचर, इंडस्ट्री, उद्योग, खेती, आर्ट, सभी क्षेत्र में एक प्रकार का नवोत्थान के लिए, रेनेसां के लिए प्रयास भारत के अंदर हुआ। यह होने का कारण क्या है? ब्रिटिश सहित एक कॉलोनियल मास्टर्स भारत को बहुआयामी तरीके से रूल किया था। उन्होंने भारत के स्व को विनाश करने के लिए कोशिश किया, सभी क्षेत्र को नष्ट करने के लिए कोशिश किया। हमारे एजुकेशन को, शिक्षा क्षेत्र को उन्होंने नष्ट कर दिया। महात्मा गांधी जी ने इसके बारे में इंग्लैंड में जाकर भाषण दिया। उन्होंने बताया, यू हैव डिस्ट्रॉयड आवर एजुकेशन सिस्टम, इट वाज ए ब्यूटीफुल ट्री, अप्रूव्ड कर दिया, ऐसा गांधी जी ने बताया है। भारत के अंदर शिक्षा व्यवस्था थी, भारत के अंदर आर्थिक स्थिति इतना बेहतर थी, इतना बेहतर, वो आर्थिक स्थिति को इतना जघन्य ढंग से उन्होंने, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश लोगों को एक शब्द प्रयोग करके बुलाया था, देवर वाम्पेस, वाम्पेस, हमारे खून को चूसने वाला, वाम्पेस थे रक्त राक्षस ब्रिटिश लोग। $45 ट्रिलियन वर बीइंग साइफन्ड आउट ऑफ भारत। ये साइफन्ड आउट करने के लिए क्या किया उन्होंने? 1757 के बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के एक बड़ा एरिया पर राज करना प्रारंभ किया, इसके बाद तुरंत उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया प्रारंभ किया। आपको मालूम होगा, बाय 1760 ऑनवर्ड्स दे हैव स्टार्टेड सर्वे ऑफ इंडिया। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया? भारत में पूरा सर्वे करना अच्छा है, सर्वे करना अच्छा है, लेकिन सर्वे करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में अमूल्य वस्तुओं के रिसोर्सेस ये कहां है, संसाधनों की लभ्यता कहां कहां है, कहां गोल्ड मिलते हैं, कहां एल्यूमिनियम मिलते हैं, एल्यूमिनाइट मिलते हैं, ये खोजने के लिए। और एक बार
सुदूर बक्सर जैसे बस्तर जैसे एरिया में कोल की लभ्यता, सोने की लभ्यता, ये समझने के बाद उनको ये पता चला वहां से ये संसाधन सब चोरी करके ले जाने के लिए रेलवे लाइन की जरूरत है। रेलवे लाइन आपकी सुविधा के लिए उन्होंने शुरू किया, ऐसा एक प्रचार है, ऐसा नहीं है। भारत में चोरी करने के लिए रेलवे लाइन उन्होंने बनाया। और इस प्रकार आर्थिक स्थिति को, हमारे समाज को, मैंने ये बताया शिक्षा क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र, ज्यादा विस्तार से नहीं बता रहा हूं समय की कमी के कारण। तीसरा, हमारे समाज को भी उन्होंने अस्त व्यस्त कर दिया। भारत के अंदर समाज में जाति प्रथा, जाति के आधार पर किसी समाज विशेष को नीचे करके देखने का तरीका नहीं था हमारे यहाँ। भारत के अंदर सभी समाज को, सभी समाज के लोगों के काम, जो काम को महत्व थे, वर्क इज वर्शिप, काम आराधना है, ऐसा कहते थे। किसी काम करने वाले लोग पिछड़े जाति है, ऐसा सोचने का तरीका नहीं था। लेकिन एक कॉलोनियल मास्टर्स आने के बाद, वेस्टर्न, खास तौर पर वेस्टर्न कॉलोनियल मास्टर्स आने के बाद, अपने यहाँ के जाति प्रथा भी इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, आपस में लड़ने के लिए प्रेरणा भी दिया उन्होंने। ये भी उनके तरीका है। हमारे उद्योगों के बारे में अब बहुत सारे कहानियां, यानी इतिहास है, आपने सुने होंगे। अवर ढाका मसली, भारत के अंदर जो कपड़ा बनाते थे, वो कपड़ा के तरीका क्या है? अगर वो पहनकर एक महिला खड़े है तो उसका जो सुंदरता के वर्णन करते हैं कवि लोगों ने, अगर भारत के मसलिन पहनकर खड़ा है तो इट विल बी as if that lady is bathing with water naked. उतना सुंदर तरीके से हाई क्वालिटी क्लोथ्स, एंड दैट क्लोथ लोग कहते हैं 50-60 मीटर का जो वो मसलिन एक मैच बॉक्स के उस बॉक्स के अंदर फोल्ड करके रख सकते। दैट वाज द क्वालिटी ऑफ आवर क्लोथ्स। इस प्रकार के आयरन बनाने का, लोहा बनाने का जो तरीका हमारे ट्राइबल बंधुओं ने भी बनाते थे। आपके यहाँ के अगरिया कम्युनिटी के जो लोग आयरन बनाते थे उच्च स्तर के, सो उद्योग भी बहुत जबरदस्त थे, उसको भी नष्ट कर दिया उन्होंने, उसको भी नष्ट कर दिया। निर्माण कला को उन्होंने नष्ट कर दिया, कला क्षेत्र को नष्ट कर दिया। लेकिन एक एक एरिया पर हमारे यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धाओं ने कला के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में वहां नैसा के लिए रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाया, सभी क्षेत्र में। मैं एक एक करके उदाहरण आपको नहीं बताऊंगा। अगर टाटा, जामशेदजी टाटा, अगर आप देखा है तो जामशेदजी टाटा ने इंडस्ट्री के क्षेत्र में एक स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। नंदलाल बोस और रविंद्रनाथ टैगोर आर्ट के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे लोगों ने, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे लोगों ने साहित्य के क्षेत्र में काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में। और हमारे यहाँ के संत महापुरुषों ने समाज सुधार की दृष्टि पर भारत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोशिश कर दी। बट हियर कम्स द मेन पॉइंट विच ऑलरेडी जस्ट बीन डिस्कस्ड, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा। व्हाट वाज द इंस्पिरेशन फॉर डूइंग ऑल दिस एस्पेक्ट, दिस वर्क? ये स्वतंत्रता संग्राम के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? इट वाज स्व और सेल्फहुड। अगर भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक लाइन में डिफाइन करना है तो, एक फ्रेज में डिफाइन करना है तो, इट वाज अ बैटल फॉर सेल्फहुड। सेल्फहुड के लिए, स्वत्व के लिए या राष्ट्रीयत्व के लिए हुआ युद्ध था। इसलिए यहां महर्षि अरविंदो के जो कोटिंग किया था, कोटेशन यहां आप सभी के सामने रखा था। Our task was not the mechanical one. It is a cultural, moral and spiritual one. We have to instill the spirit of Sanatana Dharma in each and every phase of our life. Not only politics, cultural, literary, industry, social, सभी जगह पर लाना। महर्षि अरविंदो ने Awakening Indian Souls करके पुस्तक में लिखा था। बहुत सारे उदाहरण इसके लिए भी बताना है। So was the main point which inspired us. ब्रिटिश लोगों ने भारत के अंदर ये फूट डालने के लिए तो प्रयोग किया 1905 में। आप सभी को मालूम होगा दैट वाज वंग भंग। ये वंग भंग
करने के पीछे का उद्देश्य आगे चलकर पूरे भारत को विभाजित करना मजहब के आधार पर उनके मन में यह विचार था। इसका रिहर्सल था, रिएक्शन कैसे होगा यह समझने के लिए उन्होंने किया था बंगाल का विभाजन। इट वॉज ए स्टेट डिवीजन। मान लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, एक केवल एक राज्य का डिवीजन था, बट हाउ भारत रिएक्टेड टू इट, पूरे भारत इसके खिलाफ युद्ध किया। दक्षिण में भी लोग जिंदगी में कभी भी बंगाल देखा भी नहीं, कोलकाता गए नहीं, ऐसे लोग भी बंग भंग विरुद्ध आंदोलन में शामिल हो गया। पंजाब से, कश्मीर से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, सब दूर अपने अपने भाषा में वंदे मातरम गाना के, बंकिम चंद्र जी का जो गाना के ट्रांसलेशन हुआ, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया हुआ भारत माता के योगिनी चित्र का पूरा योगिनी के रूप में, एक हिंदू योगिनी के रूप में भारत माता का चित्रण किया था अवनींद्रनाथ टैगोर। इट हैज बीन सर्कुलेटेड। भारत माता की जय, वंदे मातरम बिकेम दी सामान्य लोगों के नारा बन गया है। सामान्य लोगों के बड़े बड़े दिग्गज नेता कोई नहीं थे उस समय। बड़ा बड़ा दिग्गज नेता यानी बाद में पूरे भारत के नेता बन गए बहुत सारे लोग हैं। एक व्यक्ति प्रिंस ऑफ डेमोक्रेसी ऐसा कहने वाले लोग की हमारे पंत प्रधान बन गए बाद में, वो नहीं थे उस समय, कोई नहीं थे। फिर भी भारत एक मनुष्य के जैसा लड़ा। व्हाट वाज द प्रेरणा, व्हाट वाज द इंस्पिरेशन? स्व वाज द इंस्पिरेशन। दैट्स व्हाई वंग भंग विरोधी आंदोलन को दूसरा नाम से भी पुकारते हैं स्वदेशी आंदोलन। एक और नाम है, एक और सिनोनिम है वंदे मातरम एजिटेशन। सो वंदे मातरम वास्ती नारा, भारत माता की जय, भारत माता के चित्र, हिंदुत्व से प्रेरित होकर सभी मजहब के लोग एक साथ होकर लड़ाई की। इसलिए 5-6 साल लगातार संघर्ष करने के बाद ब्रिटेन को, उस समय के ब्रिटेन, फिर से याद दिलाया मैं आपको बताना चाहता हूं, ब्रिटेन वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द होल वर्ल्ड। पूरे विश्व को एक साइड में रखकर युद्ध करने के लिए हम तैयार हैं, ऐसा कहने वाला इंग्लैंड, दैट इंग्लैंड वाज डिफीटेड बाय द पीपल ऑफ भारत। भारत के समाज ने हराया। हाउ they were inspired by the swa content of this great nation. स्वा कंटेंट। मेरे दक्षिण से सुब्रमण्य भारती और महान कवि क्रांतिकारी कोलकाता में जाकर भगिनी निवेदिता जी से दीक्षा लिया, क्रांतिकारी काम करने का दीक्षा लिया, महाकाली के सामने प्रतिज्ञा लिया, शपथ लिया, संकल्प लेकर तमिलनाडु में आकर संघर्ष जारी कर दिया। सो दैट वाज द पॉइंट। नॉट ए सिंगल पर्सन इन दैट वॉर, वो युद्ध में भाग लेने वाले किसी एक व्यक्ति ने भी नहीं बताया वी आर ओल्ड एंड टायर्ड, सो डिवीजन हुआ है तो होने दो, ऐसा किसी ने नहीं बताया। लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आप पूछना चाहिए, मैं पूछना चाहता हूं। 1911 में द माइटिएस्ट फोर्स इन द होल वर्ल्ड वाज डिफीटेड बाय द सामान्य समाज, भारत के हराया है, तो 1947 अगस्त 14 को क्या हुआ? भारत को विभाजन हुआ ना, पूरे भारत का विभाजन हुआ। लेकिन वंदे मातरम एजिटेशन में जो हुआ है, भारत के लोगों के मन में जो होश, एक प्रेरणा, व्हाई इट वाज नॉट एक प्रकार से एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग 1947। एक कमी के बारे में मैं बता रहा हूं। हम स्वाधीन हो गया, लेकिन विभाजित भारत हमको मिला है। ये क्यों हुआ? होने के लिए एक ही कारण, मेरे जो इतना थोड़ा बहुत अध्ययन करके, बहुत बड़े बड़े विचारकों से चर्चा करके एक ही निष्कर्ष पर मैं पहुंचा, दैट इज द स्वा कंटेंट हैज बीन डेलिबरेटली डाइल्यूटेड बाय सर्टेन फोर्सेस। उदाहरण भी बता सकते हैं। 1911 के बाद 10 साल के अंदर वंदे मातरम इटसेल्फ हैज बीन डिसमिस्ड एंड बैन्ड फ्रॉम इंटरनेशनल कांग्रेस मीटिंग में गा नहीं सकते, ऐसा स्थिति आ गया है। क्यों? मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस इसके खिलाफ आ गया। देखिए जरा, आप यहां बैठकर उस समय, उस कालखंड में जाना चाहिए, इसको विश्लेषण करना है। तो वंदे मातरम वाज द प्रेरणा ऑफ द विक्ट्री, भारत की जीत का प्रेरणा वंदे मातरम था। दैट वंदे मातरम हैज बीन बैंड एंड नेता लोगों ने बताया वंदे मातरम कुछ हमारे बंधु भाइयों को अच्छा नहीं लगता है। भारत माता कल्पना उनके मजहब के विरोध है। कांग्रेस ने माना, भारत माता की जय कम हो गया नारा, भारत माता के चित्र मानने के लिए तैयार नहीं था।
बीच में एक बड़ा नेता ने यह भी घोषणा कर दिया, भारत के अंदर राष्ट्रीय भावना और क्रांतिकारी विचार वो अभी कम हो गया और नेशनलिस्ट zeal and revolutionary spirit has come down to its lowest ebb. 1936 AICC कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंशियल एड्रेस में महान जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया, उन्होंने ये भी बताया, one and only one theory and philosophy is developing, moving ahead, that is communist philosophy. Communist philosophy. वो कांग्रेस के अंदर कम्युनिस्टाइजेशन, लेफ्टाइजेशन एंड मुस्लिम आतंकवादी लोगों को तुष्टीकरण, हिंदुत्व संबंधित या स्वत्व संबंधित, स्वत्व रिलेटेड सभी चीजों को बाहर करना, ये मैंने जो बताया योजनाबद्ध तरीके से एक साजिश के तहत स्व कंटेंट हैज बीन डाइल्यूटेड एंड रिजल्टेड इन द मोस्ट डिजास्ट्रस आउटकम, दैट इज द पार्टीशन ऑफ भारत। भारत को विभाजन करने की स्थिति में पहुंची है। Our leaders were saying at that moment, we are old and tired, we have to agree. ब्रिटेन लोगों के ये उन्होंने बताया ना, विभाजन करना है, इसको एग्री करना पड़ेगा। क्यों? हम बुजुर्ग हो गया, हम थक गए, जेल के अंदर रह नहीं सकते। 1905 में किसी ने नहीं बताया, 1911 तक युद्ध जारी कर दिया। So this is the thing. So SWA was the main focus और मेन स्टे हमारे प्रेरणा बिंदु थे। अगर 1947 के बाद 2021 तक का जो हमारे जो प्रयाण के बारे में आप अगर विचार किया है तो इसमें भी मुख्य प्रेरणा के रूप में ये स्वखंडन रहना चाहिए था, आत्मा कंटन रहना चाहिए था, गूंजना चाहिए था हमारे सभाओं में वंदे मातरम और भारत माता की जय। लेकिन वेस्टर्न फिलोसफी से प्रेरित होकर ये वंदे मातरम को, भारत माता की जय को दबाने के लिए कोशिश किया हमारे नेता लोगों ने 1947 के बाद भी। खुशी की बात यह है, कम से कम कहता कुछ सालों के अंदर आम सभाओं में भी हमको सुनने को मिलते हैं, पूरे भारत में दिगंत भेदी शब्द गूंजना प्रारंभ किया है, वंदे मातरम, भारत माता की जय गूंजना प्रारंभ किया। फिर से हम विचार कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के बारे में। महात्मा गांधी जी ने, सरदार पटेल ने, लोकमान्य तिलक ने, लाला लजपत राय ने कौन सा नारा हमारे सामने रखा था, कौन सी लक्ष्य रखा था? स्वदेशी के, आत्मनिर्भरता के, भारत सत्य शक्तिशाली बनने का जो प्रयास के। स्वामी विवेकानंद ने कौन सा सपना देखा है भारत को कहां पहुंचाने के लिए, लेकिन उसका योजनाबद्ध तरीके से प्रयास नहीं हुआ। आई एम नॉट सेइंग मटेरियल लेवल पर हम आगे नहीं बढ़ा, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूं। यस, सर्टेन लेवल पर हमने आगे बढ़ा है, लेकिन कंटेंट के लेवल पर हम आगे बढ़ना चाहिए था। वो एजुकेशन के दृष्टि पर, हिस्ट्री के दृष्टि पर, भाषा के दृष्टि पर आगे बढ़ना चाहिए था। वो अपेक्षा के अनुसार आगे नहीं बढ़ सकता। थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन गता कुछ सालों से एक टर्निंग टुवर्ड्स द आत्मा, हमारे सोल के तरफ, भारतीयत्व के तरफ, आत्मनिर्भरता के तरफ, योगा, आयुर्वेदा, संस्कृत फिर से सेंट्रल स्टेज में आने का खुशी के दिन आ गया है। वो परिवर्तन आ जाएगा। अभी इसी स्थिति में खड़े होकर हम सब लोगों ने एक शपथ लेने की आवश्यकता है, एक शपथ लेने की आवश्यकता है। चिर पुरातन नित्य नूतन इस महान राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए फिर से विश्व गुरु पद, पहले कहीं पर हमने बैठे हुए उच्च स्थिति नहीं, उससे भी उच्च स्थिति में भारत को पहुंचाने के लिए हम सब मिलकर काम करने का अवसर आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, मैं 8 स्टेप रखने के लिए तैयार है, कम से कम आप सभी लोग 1 स्टेप रख दीजिए। सब मिलकर 1 स्टेप अगर रखा है तो हमेशा कहते हैं 135 करोड़ लोग 1 स्टेप रखा है तो कितना आगे हम जा सकते हैं। ये है अभी हम लेने का शपथ, संकल्प लेने की आवश्यकता है। हम सब मिलकर वो महान विभूतियों के से प्रेरणा लेकर, अभी अपना जो आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया था, वो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे नेता लोगों ने संघर्ष करके उनके जान गंवाया भारत के लिए, हमारे लिए। उनके जवानी, उनके जो नवयुवक अवस्था को उन्होंने समर्पित किया, उसके बारे में याद करने की आवश्यकता है। केवल याद करने से काम नहीं चलेगा, कृतज्ञता पूर्व मन से उनको याद करना है।
केवल कृतज्ञता वाचा प्रत्यक्ष करने से, प्रकट करने से काम नहीं चलेगा। हमारे जिंदगी में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। एक प्रकार से हमको भी एक मौका मिल रहा है स्वतंत्रता, नया स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए। वी हैव अटेन्ड स्वाधीनता, लेकिन अभी स्वतंत्रता पाना है। स्व के आधार पर भारत के सभी क्षेत्र का पुनर्गठन होने की आवश्यकता है। इसके लिए हम सभी लोग प्रतिज्ञाबद्ध, संकल्पबद्ध, हम आगे बढ़ने की जरूरत है। आने वाले 25 साल यानी 2047 में जब भारत की स्वतंत्रता के 100th ईयर हम सेलिब्रेट करने के समय कैसा होना, कौन सी स्थिति में होना, भारत, पूरे भारत एक होना चाहिए। मैं शुरुआत में हमारे यहाँ के लड़ाई कहां कहां हुई बताया था, जानबूझकर बताया था। कराची रावलपिंडी से लेकर ढाका सियालकोट तक, मतलब अखंड भारत युद्ध किया। उस अखंड भारत फिर से एक होना, भारत एक होना, भारत के अंदर उस स्थिति, उस उच्च स्थिति पहुंचाना है। सोने की चिड़िया भारत फिर से आना चाहिए। हमारे समाज में पिछड़े हुए जाति वर्गों को भी साथ में लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद जी लाहौर में उन्होंने एक भाषण देने के समय, सिख बंधुओं के सामने भाषण देने के समय, दैट इज कंसिडर्ड टू बी हिज लास्ट पब्लिक स्पीच, उन्होंने ये बात बताया, then only you are a Hindu when the very name sends through you a galvanic shock of strength। ये भारतीय हिंदू, हिंदू मतलब भारतीय ही है। ये शब्द सुनने से ही आपके अंदर एक बिजली का, एक इलेक्ट्रिक शॉक जैसा आपको लगना चाहिए, आनंद का अनुभव आना चाहिए। एंड ऑल्सो ही सेड, समाज के सभी वर्ग, पिछड़े हुए जाति वर्ग के, कौन से भी भाषा बताने वाले हो, कौन से भी वेश पहनने वाला हो, कितने भी पिछड़े हो, लेकिन आपको लगना चाहिए आपके भाई है, बहन है वो। ऐसा करके साथ में लेकर, कंधे से कंधा मिलाकर साथ में ले जाने के लिए सभी लोग प्रयास करने के समय भी आप ट्रू भारतीय बन जाते हैं, ट्रू हिंदू बन जाते हैं। ऐसा स्वामी विवेकानंद ने उस समय बताया था। ये हमारे सामने एक लक्ष्य है, स्वतंत्रता संग्राम के जो याद करने के साथ साथ फॉरगॉटन हीरोज एंड फॉरगॉटन हीरोइंस, अनसंग हीरोज एंड अनसंग हीरोइंस के बारे में बात करने के साथ साथ हमको भी एक मौका, अवसर हमारे सामने आ रहा है। कौन सी मौका, कौन से अवसर, कौन से अपॉर्चुनिटी? उस समय हम में से कई लोग नहीं थे, इसलिए हम स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया, ले नहीं सकते थे। अभी भाग लेने की अवसर आ गया है। कैसे? भारत के स्वत्व को सभी क्षेत्र में लागू करने के, स्वयं हमारे जीवन से परिवर्तन लाकर दिखाने की आवश्यकता है। दैट इज सत्य। गीता कहते हैं, यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हम क्या अच्छी तरह आचरण किया है तो सभी लोग हमारे साथ आ जाते हैं। भारत के सामने, समाज के सामने स्वयं आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने के लिए शपथ, संकल्प ले सकते हैं तो केवल मात्र तभी ही इस आयोजन सार्थक बन जाएगा। इतना मात्र बताकर मेरा वाणी को विराम दे रहा हूं। भारत माता की जय।